कि उनके आशीर्वाद से सरकार हमारी बनी और जो हमने जन घोषणा पत्र जारी किया, जनता का घोषणा पत्र, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था कि आप जनता से पहले बीच में जाएं, पूछें उनको और उसके बाद में आप घोषणा पत्र बनाएं जिससे कि रिफ्लेक्शन हो जनता क्या चाहती है। एक प्रयोग था, गुजरात में भी किया हम लोगों ने, यहाँ भी किया और उसको आधार बना के हम लोग चलते। अभी मैंने वहाँ पे प्रदर्शनी में कहा था, पहली बार 98 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, पहली बार हमने उसको कैबिनेट में रखा, पहली कैबिनेट में। ये हमने वादे करके जीत के आए हैं। मैं चाहूँगा मुख्य सचिव जो थे उस वक्त में, उनको मैंने कहा इसके आधार पर सरकार गवर्नेंस करे, चलेगी। और मुझे खुशी है कि उस वक्त उन्होंने एक्स्ट्रा कॉपी छपाई थी, सब कलेक्टर्स को, सेक्रेटरी को दी थी। यही परंपरा मैंने सेकंड टाइम रखी, इस बार भी हमने यही किया। तो ये तो आप मान के चलें कि हमारी नीति व नीयत जो है बिल्कुल साफ रही है, इसलिए हमने ये कदम उठाया है, वरना कदम नहीं उठा रहे। क्योंकि चुनाव के बाद में आपका भी अनुभव होगा कि लोग भी भूल जाते मैनिफेस्टो को, क्या वादे जनता से किए हमने, और हम लोग भी भूल जाते थे। हम लोग मतलब सरकार भूल जाती थी। एक ऐसी परंपरा जो कि रिकॉर्ड में आ गई हो तो कम से कम पूछ सकते हैं जनता भी और अधिकारी भी, फिर उसको मैनिफेस्टो पढ़ करके जो विभागवार है प्रोमिसेस उनको पूरा करने लग जाते हैं। मेरा प्रयोग अच्छा रहा, मैं अनुभव के साथ कह सकता हूँ। और इसीलिए हमने एक के बाद एक इतने फैसले किए। देखिए चर्चा आज पूरे देश के अंदर हो रही, कुछ योजना ऐसी है, ये चिरंजीव योजना भी उसमें शामिल है, नंबर 1 पे ओपीएस है। ओपीएस के अलावा जो कर्मचारी हैं या रिटायर्ड पेंशनर है उनके लिए जो हमने आरजीएसएस किया, उसकी चर्चा कम होती है, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम है सरकार का। जैसे सीजीएचएस है दिल्ली के अंदर केंद्र में, उसी ढंग का उनकी तमाम प्रॉब्लम हट गई। पहले बुजुर्ग लोग 70-80 साल के भी डायरी लेके इधर उधर जाते थे दवाई लेने के लिए, अब उनको आरजीएसएस का कार्ड मिल गया जिंदगी भर के लिए। जैसे मैंने खुद ने सीजीएचएस करा रखा है, तो मैं कहीं जाऊँ हिंदुस्तान में तो मेरा इलाज फ्री होता है। वही योजना हमने लागू कर दी यहाँ पे आरजीएसएस के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ने हर कदम उठाए हैं, एक एक कदम सोच समझ के उठाए हैं। कदमों में मैं जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, पर जो पॉलिसी जो हमारी रही है, सोच रही है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो योजना तो हम आपको अभी मीटिंग के बाद में प्रेस नोट देंगे, तो अधिकांश आपको मालूम ही है, बाकी आपको और मेमोरी रिफ्रेश कर लेंगे आप लोग। तो मैं कह सकता हूँ कि ओपीएस भी मानवीय दृष्टिकोण से हमने किया, किसी ने मांग नहीं करी थी। अभी कंट्री में बहस चल रही है, उसके खिलाफ कई लोग बोल रहे हैं, योजना के खिलाफ। नीति आयोग बोल रहा है, आप देखते हो। हमारे एनके सिंह साहब जो राजस्थान के दामाद है जोधपुर के, वो बोल रहे हैं। और भी डॉक्टर पनगेर जी है मेरे याद है, अमेरिका, उन्होंने खिलाफत करी है। अधिकांश लोग खिलाफत कर रहे हैं। उनकी खिलाफत इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण हो रही होगी, अंदाज है मेरा, हो रही होगी। वो अपनी जगह हो सकता है कि सही भी हो उनके दृष्टिकोण से। मेरा दृष्टिकोण ये कहता है, आजादी के बाद में आज तक जो देश चला 2004 तक जब ये योजना लागू हुई एनपीएस, जो विकास हुआ जब सुई नहीं बनती थी, आज हम कहाँ पहुंच गए। लगातार अधिकांश समय कांग्रेस शासन में रहे हैं, ओपीएस ही रही उस वक्त में, और ओपीएस रहते हुए देश ने विकास किया है। ओपीएस रहते हुए देश ने विकास किया है, ओपीएस रहते हुए देश ने विकास किया। 3 बार बोला हूं मैं। इसके मायने हैं कि जब ओपीएस था तभी विकास आप कर रहे हो। रुपए की कितनी वैल्यूएशन कम होती है आप जानते हो। जो 1 लाख था, 1 लाख कोई पूछते नहीं, 1 करोड़ कोई पूछता मुश्किल से है। तो ये समझना चाहिए, लगता है 1.5 लाख पेंशन मिल रही है उसको, डीए बढ़ रहा है और लगता है ये तो बहुत ज्यादा पेंशन हो गई। कुछ लोगों के लिए हो गई, इनके खर्चे बहुत कम है। तो जो
फेंटला हुआ ओपीएस का, अब हम मानते हैं 35 साल सर्विस करता है, इसको सिक्योरिटी बनी रहे, बुढ़ापा मेरा ठीक निकलेगा। देखिए हर परिवार की स्थिति अलग अलग होती है। कई परिवार में लोग भुगतते हैं बुढ़ापे के अंदर, घर वाले नहीं पूछते उसको। अगर सरकार पेंशन देती, 1 करोड़ लोगों में पेंशन दे रहा हूँ, विधवाओं को, निसर्जनों को, बुजुर्गों को 1500 मिलते हैं, 750 मिलते हैं, 1000 मिलते हैं मान लीजिए, पर उनके बेटे पोते उनको पूछते हैं कि भाई दादा दादी 100 रुपये का नोट दे देंगे, 50 रुपये दे देंगे, सेवा करें, इनकी सेवा करें, और सम्मान मिलता है। गवर्नमेंट का पेंशनर है ये मेरे दादा, उसके एक मायने होते हैं, गवर्नमेंट के पेंशनर के अपने मायने होते हैं, एक सम्मान मिलता है घर के अंदर भी। ये बातें कोई लोग समझते नहीं। और बाहर से का उसके 200 रुपये देती है और कैप है, हम देते हैं 1 करोड़ लोगों को। मुझे फिक्र याद नहीं, 15, 20, 25 लाख लोगों तक वो कहेंगे इतने तक ही हम तो देंगे, 200 रुपये क्या मायने रखते हैं। मैंने भी मांग करी कि पूरे कंट्री में पॉलिसी बननी चाहिए भारत सरकार की, एक सी सोशल सिक्योरिटी दुनिया के मुल्कों में है, वीकली पैसा पहुंचता है लोगों के घरों में, जिंदगी आराम से निकल जाती है, पैसे वाले लेते ही नहीं उनको। हम चाहते हैं इस देश के अंदर भी मंथली, फोर्टनाइटली, वीकली नहीं तो पैसा पहुंचे, पॉलिसी बने बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, निसर्जनों के लिए, एक ही पॉलिसी बने। आप 50 पैसा कर दीजिए, 50% स्टेट गवर्नमेंट, 50% केंद्र दे देगी, 60% दे तो बहुत बड़ी आपकी कृपा है हमारे ऊपर। पर सवाल है कि सरकार को आगे आना चाहिए सोशल सिक्योरिटी के अंदर। हम हजारों स्कीम बनाते हैं, तो आदमी भूखा सोएगा क्या मतलब है। हमने कहा भूखा कोई नहीं सोएगा, बोले कहते घर है, जो अध्यक्ष जी ने कहा कोरोना में जो काम हुआ राजस्थान का मान सम्मान पूरे देश में, दुनिया तक गया, भीलवाड़ा मॉडल में गया। तो क्यों नहीं हम लोग, अगर सबको विचार में लिया हम लोगों ने, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। यही शब्द काम लिया अभी सुप्रीम कोर्ट ने 8-10 दिन पहले, इस देश में कोई भूखा नहीं सोए, उन्होंने भी बात कही है, और इसका मतलब ध्वनि निकली है उनसे। और पूरी भारत सरकार के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का कमेंट को आधार बना करके पूरे देश में लागू करना चाहिए सोशल सिक्योरिटी। महीने में उनको पहले 2000 मिले, 3000 मिले, जो इंडेक्स है आपका ये महंगाई का, उसको देखते हुए कॉन्फ्रेंस लगाना चाहिए। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, राजस्थान स्टेट जो है मॉडल स्टेट बनता जा रहा देश के अंदर। मोदी जी का मॉडल क्या था वो तो वो जाने, उनका काम जाने। हमारे दृष्टिकोण से वो मॉडल कोई था ही नहीं, उनकी मार्केटिंग थी, और मार्केटिंग फिर आ गई वो सोशल मीडिया में आ गई, आईटी में आ गई। जो राजीव गांधी का सपना था आईटी का, कंप्यूटर का, इंटरनेट का, उसका किसी ने उपयोग किया है तो मोदी जी ने किया है। मुझे कहते संकोच नहीं है कि राजीव गांधी के सपने का उपयोग किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है, क्योंकि पैसे की कमी उस वक्त भी नहीं थी। प्रधानमंत्री नहीं बने तब भी उनकी पार्टी में कोई रिसोर्स की कमी नहीं थी। बड़े बड़े उद्योगपति जिनके नाम लेते रहते हैं राहुल जी, कोई कमी नहीं रखी। इसलिए जम करके उन्होंने हजारों बंदों को बैठा दिया सोशल मीडिया में, और जिस रूप में उन्होंने कैंपेन चलाया वो तो एक पूरी हिस्ट्री है, किताब लिखने वाली बात है। तो कहने का मतलब कि वो ये हो गया। पर मैं आपको कह सकता हूँ, अगर कोई पत्रकार, लेखक या साहित्यकार जो जेलों में जाते हैं आजकल, अगर आप सच लिख दो, आलोचना कर दो सरकार की, तो आप बता दीजिए आप देशद्रोही हो, राजद्रोही हो। ये कहाँ जा रहा देश, इस चिंता वाली बात है। क्योंकि आप जो बिरादरी बैठी मेरे सामने, और ये बिरादरी एक सी है, अलग अलग भूमिका हमारी सबकी, भूमिका अलग अलग हो सकती है, चाहे एजुकेटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, सबकी भूमिका अलग हो सकती है, चौथे स्तंभ की भूमिका अलग हो सकती है, परंतु सब संविधान की रक्षा हो, इसमें सब एक मत है देश के अंदर। आज संविधान की रक्षा हो रही है क्या? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का क्या हो रहा है? जुडिशरी कितनी प्रभावित हो रही है इन लोगों से, दबाव के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हिमाचल चुनाव अलग करवाएगा,
और गुजरात चुनाव वाला करवाएगा। क्यों करवाएगा? तो कहने का मतलब कि देश बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। वो संकट वो नहीं है कि सीमा पे युद्ध चल रहा हो और संकट में हम घिरे हुए हो। ये संकट उससे खतरनाक है। उसमें हमारे बहादुर सैनिक मुकाबला कर लेंगे, इतना सक्षम देश हो चुका है। ये संकट जो है ये देश को खोखला कर देगा। इसकी चिंता राहुल गांधी को है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, जो संविधान के मूल आधार है वो संकट में है आज। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कोई धर्म के नाम पे बात कर लो, नारे लगा दो। गौ माता की बात अभी अध्यक्ष जी ने कही आपको। हिंदुस्तान में पहली सगा मेरी थी पिछली बार सेकंड टर्म में, मैंने गौ सेवा के लिए अलग विभाग बना दिया। मैंने बनाया डायरेक्टरेट, वसुंधरा जी नाम लिख दिया, उसका विभाग तय किया। आज 9 महीने का हम दे रहे हैं गौशाला अनुदान। इतने खुश है गौशाला वाले। तो हम मार्केटिंग नहीं करते वोटों के लिए। हम मार्केटिंग नहीं कर रहे, वरना हम तो उनसे ज्यादा काम कर रहे हैं गौशाला के लिए। तो फर्क इतना ही है कि हमारी जो रास्ता है, कल भी राहुल गांधी जी ने कहा था, कांग्रेस का रास्ता जो प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम, हमारे लिए वो ज्यादा मायने रखता है। संविधान की रक्षा करना मायने रखता है, लोकतंत्र मजबूत रहे ये मायने रखता है। वो लोग जो उल्टा चल रहे हैं वो उनको मुबारक है और सत्य बोलते हैं। अभी मैं यह प्रदर्शन में एक खड़ा व्यक्ति मिला, अध्यक्ष जी सब साथ थे आप लोग। 6 लाख का कर्जा माफ हुआ, 6-8 लाख का कर्जा माफ हुआ उसका। और झूठ बोलते हैं वो कर्जा माफ ही नहीं किया राजस्थान में। इतने झूठे लोग हैं ये लोग, इतने झूठे लोग हैं कि आप झूठ क्यों बोलते हो? राजनीति में हो, अपनी विचारधारा से बात करो। झगड़ा हमारे कोई दुश्मनी है क्या पर्सन आपसे कोई? पर झूठ बोल के राजनीति कर रहे। कर्जा माफ नहीं किया। यूपी में कर्जा माफ हुआ पता आपको? 1 लाख का सिर्फ, चाहे कोऑपरेटिव था और चाहे वो नेशनल बैंक का था। हमारे यहाँ कर्जा अनलिमिटेड माफ हुआ है कोऑपरेटिव बैंकों का, भूमि विकास बैंक का। लोगों की जो जमीनें रखी हुई थी रहन, वो सब छूट गई। हाँ, राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ हम अभी तक नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें कॉपरेट नहीं कर रहा है भारत सरकार। उनका हमने कहा है जो किसानों का हिस्सा आएगा वो हम देंगे आपको। वन टाइम सेटलमेंट करने में दिक्कत क्या आ रही है आपको? आप कल राहुल गांधी जी बोल रहे थे, सब जगह बोलते हैं 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ कर्जे माफ होते हैं वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर। एनपीए वो कर्जे एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। और किसान का कर्जा माफ है, कर्जा है बेचारे को, ये डिफॉल्टर है, मतलब दोषी है। डिफॉल्टर मतलब हिंदी में क्या हो समझ सकते हो आप? वो डिफॉल्टर कहलाता है, वो एनपीए कहलाता है। यहाँ ही भेदभाव होता है, यहाँ भी भेदभाव है सोच के अंदर भी। कितने करोड़ों अरबों के कर्जे डूब रहे हैं, मुझे पता नहीं आंकड़े, लाखों करोड़ों के कर्जे डूब रहे हैं। एनपीए होता है हर बार। और यहाँ कर्जा कितना है? हमने 14,000 करोड़ का कर्जा माफ किया अभी, वो भी 6,000 करोड़ तो वसुंधरा जी के वक्त का था। और 22 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है। और उनको देख लीजिए, 14,000 में 22 लाख को फायदा मिला। वहां 14,000 करोड़ कर्जे क्या हो तो बड़े बड़े इंडस्ट्री वैसे हुए थे माफ। तो कहने का मतलब ये जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि महंगाई जो है उसकी मार हम कम करना चाहते हैं। जितनी स्कीम लेके आ रहे हैं हम लोग, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो अन्य योजना जितनी भी है, किसानों को हमने दे रहे हैं। आज किसानों को 8 लाख और बाकी मिला के 38 लाख, मिला के 46 लाख होते हैं करीब। 46 लाख उपभोक्ताओं के आज 0 बिल आ रहे हैं, निःशुल्क बिजली मिल रही है उनको। उपभोक्ताओं को मिला के 38 लाख मेरे ख्याल से, और 8 लाख है किसान जिनको अलग से हम 1,000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं बिजली के अकाउंट में। तो कहने का मतलब ये जितनी स्कीम है हमारी सोशल सिक्योरिटी की है एक प्रकार से, कि महंगाई में उसको राहत मिले कुछ। और भी हम चाहेंगे अगले बजट के अंदर जहाँ बस चलेगा, हम क्या योजना लेके आए जिससे कि इस कोरोना के बाद में कई लोगों की नौकरी चली गई। मुझे पता नहीं आप में कितने लोगों की नौकरी गई, नहीं गई, तनख्वाह कम हुई कि नहीं हुई, हाथ खड़े करवाना उचित नहीं रहेगा। तो कितनी तनख्वाह कम कर दी? कम कर दी। कोरोना खत्म हो गया, वापस बढ़े क्या अभी तनख्वाह? नहीं बढ़ाई होगी। बढ़ाई हो तो हाथ खड़ा कर सकते हो, नौकरी कायम रहेगी, बहुत बड़ी बात है, बड़ी मेहरबानी है मालिकों की। ये स्थिति है। बड़े नहीं है, कम कर दी। 1 लाख की जगह 70 लाख कर दी, 60 कर दी।
50 की 30 कर दी, बढ़ाने का नाम नहीं है। रोज विज्ञापन छपते प्राइवेट सेक्टर के भी, कम आते हैं क्या, पूरे भरे रहते पेज। तो मालिकों को चाहिए कि कोई दया दिखाए हमारे ऊपर। खैर तो आप मालिक सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे, तुम लोग न्यूज छाप ही नहीं पाओगे मेरी, चाहते हो नहीं छाप पाओगे। खैर जो, तो ये मैं कह रहा था आपको, बजट हमारा जो है ना अगली बार भी युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को समर्पित कर रहे हैं। उसमें सुझाव जो आएंगे उनको हम चाहेंगे और ज्यादा हाईलाइट करें और ज्यादा एलोकेशन करें। इस प्रकार से मैं बाकी एक क्या कि क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी होती है, बड़ी वो टची होती है, मार्मिक होती है, उसमें मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा, बात खत्म कर दूंगा क्योंकि बहुत लंबा मामला है। देखिए, हमने आती सरकार एक नया प्रयोग किया था देश के अंदर, और वो था प्रयोग कंपल्सरी एफआईआर लॉन्च करने का। वो रिवोल्यूशनरी काम है, रिवोल्यूशनरी काम है, क्योंकि पहले आप जाते थाने में, कोई जाते नहीं गए लोग, तो कि वहां तू ताम में बात होती है, तू ताम में बात होती है, बेइज्जती होती है। पता नहीं सरदार साहब क्या कहेंगे, पंजाब में कैसा होता है। तो आदमी बेचारा, मैं मेरी बेइज्जती क्यों करूं जा करके, और मतलब बैठने के लिए नहीं कहते उसको, तू कैसा आया, भाग यहां से, ये लैंग्वेज होती थी। हमने उसको पूरा सिस्टम में बदलना चाहता हूँ राजस्थान के अंदर। कंपल्सरी एफआईआर, एफआईआर जाएगा, दर्ज करनी पड़ेगी। स्वागत कक्ष बना दिया वहां पर, एक आधा बाकी रहा होगा, सब बन गए राजस्थान के अंदर। स्वागत कक्ष का मतलब आधा तो माहौल बने कि यार स्वागत कक्ष लिखा हमारे यहाँ पे, मैं बैठा हूँ, आने वाला मुझे स्वागत करना है, इंसान है हम लोग भी। तो स्वागत कक्ष बन गए, करीब करीब सब जगह बन गए। और उसका असर क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। खाली हमने उस पर ही कहा था, देखिए संख्या बढ़ेगी, बदनामी होगी साहब, बहुत संख्या बढ़ गई, क्राइम बहुत बढ़ गया है। क्राइम नहीं बढ़ता है, रिलीफ मिलता लोगों को कि भाई गया तो मेरी सुनवाई हुई। जो दुखी है बेचारा, कम से कम वो तो जाए। थोड़े बहुत हो सकता है कि आवश्यक कंपल्सरी करने से हो सकता है कुछ लोगों ने झूठे मुकदमे दर्ज करा देते होंगे, मैं जानता हूँ, उनकी तफ्तीश के माध्यम से ठीक हो जाएगा। बड़ा हमारा गेम है कि लोगों को राहत मिले, कानून का राज स्थापित रहे, उसके लिए हमने ये किया है। संख्या बढ़ गई बहुत सारी, एनसीआरबी की जो बुक्स है उसके अंदर आंकड़े आते हैं, फिर हमारे विपक्ष के लोग बदनाम करने के लिए वो आंकड़ों को बताते हैं बार बार। और अगर कोई स्टडी करे उन आंकड़ों की, एनसीआरबी की भी, एनसीआरबी ने खुद ने कहा है कि ये आंकड़े सब कुछ नहीं होते हैं। पहला पेज उनका ये बॉक्स बॉक्स के अंदर आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि स्टेट वाइज अलग अलग पॉलिसीज होती है, वो प्रभावित करती है आंकड़ों को। तो ये जो स्थिति है उसमें हम चाहते हैं कि फायदा क्या मिला। देखिए, एफआईआर अनिवार्य करने से बावजूद भी 2021 में 19 की तुलना में करीब 5% अपराध कम हुए, जबकि एमपी, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए। ठीक है, गुजरात में अपराधों में करीब 69%, हरियाणा में 24% और मध्य प्रदेश में करीब 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अनिवार्य पंजीकरण नीति का परिणाम है कि 2017-18 में 33% एफआईआर जो है वो सीआरपीसी 156(3) जो कहलाती है, कोर्ट के माध्यम से दर्ज होते थे इस्तिगासा, वो अब 13% रह गए। जो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि कहाँ तो 33% थे, वो 13% रह गए हैं। अनिवार्य पंजीकरण करने से लोग कोर्ट में नहीं जाते, सीधा थाने में जाते हैं। तो आप देख लीजिए इतना बड़ा फर्क पड़ गया। बलात्कार के मामले में भी कितनी बड़ी बात है, 18 के अंदर 274 दिन लगते थे अनुसंधान में, अब लगते हैं 68 डेज, 68 दिन लगते हैं। पोस्को के अंदर बच्चों के जो होते हैं 232 दिन लगते थे, अब 66 दिन लगते हैं। कहाँ तो 232 दिन और कहाँ 67 दिन रह गया। SC/ST एक्ट में 51% मामले जो है
अदालत के माध्यम से 156(3) से दर्ज होते थे 15 के अंदर, अब मात्र रह गया 51%, 10% पे आ गए हम लोग। ये FIR की अनिवार्य पंजीकरण नीति का सफलता का परिणाम है। कुछ आंकड़े झूठे भी पाए गए हैं। ये चिंता का विषय है कि कुछ लोगों ने हमारी सरकार की FIR की अनिवार्य पंजीकरण नीति का दुरुपयोग किया और झूठी FIR भी दर्ज करवाई। इसी के नतीजा है कि प्रदेश में 2019 में महिला अपराधों की संख्या 45%, 20 में 44%, 21 में 45% जांच में झूठी निकली है। इसको लेके हमारे कुछ एक्टिविस्ट लोग बोलते रहते कि आप ये क्यों बोल जाते हो, ये कैसे बोल सकते हो आप लोग, तो जुडिशरी का काम है। अरे यार, उनको पूछो, किसी को अगर कोई बेचारा निर्दोष आदमी है, झूठी FIR दर्ज कर दे, बलात्कार आरोप लगा दे, परिवार में क्या बीतती है अपन कल्पना कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल बात सोचनी चाहिए। खैर, तो मेरा मतलब आपसे निवेदन यही है, एक लास्ट पैरा मैं पढ़ देता हूँ। बलात्कार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत 48% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मात्र 28.6% है। महिला अत्याचार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत 45.2% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 26.5% है। महिला अत्याचार के प्रकरणों की पेंडिंग प्रतिशत पेंडेंसी 9.6% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 31.7% है। IPC के प्रकरणों में राजस्थान पेंडेंसी प्रतिशत कैसे 10% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर 35.1% है। इतना बड़ा फर्क है। सब जगह परफॉर्मेंस पुलिस की, डिपार्टमेंट की, ये परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर से तुलना मैंने करी है। पर जो एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच का एहसास होता है। गोबर की जो थोड़ी थी, ये उसके लगता गोबर के कुछ लगते रिश्तेदार लगते दिखते हैं। ये उसी थोड़ी को अपनाए हुए हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ, कब्जा माफ नहीं हुआ। तो गोबल्स की बिरादरी के लोग हो गए। फिर ये कुछ तो कुछ है, संबंध तो है, इसलिए इनकी ये स्थिति है। तो बहुत बहुत आपको जो अध्यक्ष जी ने कहा है वो बात तो बाद में करेंगे। ठीक, थैंक यू। हेलो सर, न्यूज़ नेशन से मोहित दुबे हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आपने अपनी उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि कई प्रयोग राजस्थान के भीतर आपने किया, और ये कहा जाए कि 50 ओवर के मैच में 40 ओवर तो आपने खेल लिया है, 10 ओवर ही बचा है, 1 साल का वक्त है, ये कहें कि कुछ ही वक्त बचा है। ये आखिरी 10 ओवर में कैसे बल्लेबाजी करेंगे, क्या नया करने वाले हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो में कई ऐसी चीजें होंगी जो अभी अधूरी रह गई होंगी। उसमें आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए, अभी एक बजट और पेश करना बाकी है मुझे, ठीक है। तो आप निश्चित तैयारी शुरू हो गई है बजट की, प्री बजट मीटिंगें शुरू हो गई है, किसानों की हो गई है, एक्टिविस्ट की हो गई है, और जल्दी बाकी वर्क की भी होगी। तो जो बाकी रह गए हैं उनको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि जो वादे किए हैं वो निभाने चाहिए सरकार को। हो सकता है कोई अड़चन भी आए, वो अलग बात है, पर मंशा हमारी है कि हम कैसे निभाएं इनको। थैंक यू सर। सर आपकी सर एक मिनट सर, अरे भैया, हेलो 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 सर, ऑन है मेरा। एक मिनट रुक जाओ, और क्या सर, एक बोल आगे। स्टार्ट है सर एक मिनट, मेरे सवाल
आप मुझे एक नोट बना के दे दीजिए, अलग से मैं डील करूंगा। सर आपकी मुख्यमंत्री जी, आपका बजट कितने प्रतिशत खर्च हो पाया है? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि योजनाएं तो अच्छी है। एक मिनट, क्या पहले वो खड़े हो गए थे। आपकी इस प्रेस वार्ता की सबसे दिलचस्प मॉडल माइक पास में लो, माइक पास में लो। मॉडल स्टेट राजस्थान, आपका भीलवाड़ा मॉडल तो बड़ा चर्चा में रहा और देश में प्रसिद्ध भी रहा सर, लेकिन पॉलिटिकल मॉडल भी बड़ा चर्चा में रहा सर आपका, तो उसको सर आप कैसे, ये बार बार सरकार गिरने की स्थिति हो जाती है, ये कैसे सर इसको मैं क्या कर, मैं समझ गया आपकी बात। बैठो, मैं क्या करूंगा, सोच रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट लूंगा, तब मैं टीएन शैसन की तरह पॉलिटिकल क्लासेस लगाना शुरू करूंगा। मुख्यमंत्री जी, क्योंकि बजट को लेकर के बार बार चर्चा आती है कि आपने योजनाएं तो बहुत शुरू की, कितना प्रतिशत बजट खर्च हो पाया है? क्योंकि कहते हैं कि 60% ही राशि खर्च हो पाई है, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, बात थोड़ा इंतजार कीजिए, असेंबली आने वाली है, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, सब एमएलए वही क्वेश्चन पूछने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया से। मेरा सवाल ये है कि आपने इतनी योजनाएं गिनाई है और इस योजनाओं के आधार पे आप अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या इन योजनाओं से आप रिपीट कर पाएंगे या फिर जो कांग्रेस का अंदरूनी विवाद है वो इन योजनाओं पे भारी पड़ेगा? विवाद है ही नहीं, विवाद होता ही नहीं रहता है कभी कांग्रेस में। हम तो अपने प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं। आप लोगों को लगता विवाद है, क्योंकि विवाद देखिए कड़ी बात है। राहुल गांधी ने गलत नहीं कहा, मैं सब पे दोष नहीं देता हूं, और आपको भी दोष इसलिए देता हूं कि आपकी न्यूज तभी बनेगी तब विवाद पैदा होगा। सर तो राजेश, विवाद है नहीं, न्यूज क्या बनेगी आपकी? गहलोत आप ही फिर उसी को हाईलाइट करते हैं। आप बजट की बात करो। ओके सर, नमस्कार सर। 4 साल पूरे होने पर बहुत बधाई आपको। भारत जोड़ो यात्रा में आप मुखिया के तौर पर यात्रा के साथ साथ लोगों से फीडबैक ले रहे हैं सर, कि सरकार की योजनाएं वहां तक पहुंच रही है, कैसा लाभ मिल रहा है। सुझावों के साथ क्या शिकायतें भी मिल रही है सर? मंत्रिमंडल को लेकर, ब्यूरोक्रेसी को लेकर किस तरह से रिस्पॉन्स आपको मिला है सर? मैं राहुल गांधी जी के साथ चला पूरा, लोगों में राहुल गांधी जी के प्रति मिलने और अपनी बात करने के लिए इतना उत्साह था, और जो अच्छी योजनाएं सरकार की हैं उसके बारे में भी लोग चलते चलते चर्चा कर रहे थे। जैसे आउट ऑफ टर्न नौकरियां खिलाड़ियों को मिली, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का तो ऐसी कोई रैली नहीं, मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, कोई न कोई आके कहता साहब हमारा भला हो गया, हमारा ये इलाज हो गया, वो हो गया। करीबन 150 ऐसी एप्लीकेशनें भी आई जो राहुल गांधी जी ने मुझे एज ए पीसीसी चीफ दी है, जिसमें कहीं कोई सड़क बनने की बात आई, कहीं स्कूल कर्मोन्नत करने की बात भी आई, कहीं एक खिलाड़ी कबड्डी के थे उनको भी इसी तरीके का लाभ मिले, ये बात भी आई। जो समस्याएं आई, कहीं फ्लोराइड की बात भी आई, कहीं बच्चों ने मोदी जी की जो गलत नीतियां, किसानों को जो 3 काले कानून लोग ला करके जो परेशान किया, वो बातें बहुत जगह आई। जो नोटबंदी हुई उससे जो परेशानी हो रही है वो बातें भी आई। जो भाई को भाई से लड़ाने वाली बातें हैं वो बातें भी, जो केंद्र की गलत नीति है उसके बारे में भी बात आई। और कईयों ने सुझाव भी दिए, कई बेरोजगारों ने अपने पद बढ़ाने की बात भी कही, उर्दू के लोगों ने भी कही, कई नौकरियां जो कोर्ट में अटकी हुई हैं उनकी बात भी उन्होंने कही। तो सब तरह का मिश्रण था, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, आपने पूछ लिया इसलिए, कि राहुल गांधी जी ने उस प्रत्येक व्यक्ति को सुना जिसने अपनी बात कहनी चाहिए, चाहे वो सरकार की किसी योजना में कमी खामी की बात हो, चाहे उसको विकास में और ज्यादा भागीदारी मिलने की बात हो, चाहे केंद्र की मोदी की सरकार की गलत नीतियों से उसको जो तकलीफ मिल रही है उसकी बात हो। उन तमाम बिंदुओं को देखा। लेकिन राजस्थान सरकार से अगर या पार्टी से कोई अपेक्षा जिस किसी ने भी की, चर्चा की, उसको पूरी तरीके से हमने राहुल गांधी जी ने मुझे दिया और हमने उसको सूचीबद्ध किया है, और उनको हम प्राथमिकता के साथ में सरकार
से होने वाले काम कराएंगे, और जो नहीं हो सकता उसके लिए कहेंगे कि इसमें ये कानूनी दिक्कत है। मुख्यमंत्री जी गहलोत जी, मैं अमलेंदु हूँ। चल रही है उनका एक्सपेंशन का सरकार का क्या प्लान है कि वो और मजबूत की जाए, जैसे चिरंजीवी को आपकी बच्चों के स्कूल वाली योजना है, स्कूलों का नंबर बढ़ाया जाए। दूसरा कि बेरोजगारों के लिए सरकार का क्या विजन और मिशन है, बेरोजगारी एक समस्या राजस्थान के अंदर भी है। और सर दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपका तीसरा ये वो पाकिस्तान पे तुष्टीकरण पे चुनाव लड़ेगा, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, नौकरी तो आप देख लीजिए, 1,35,000 नौकरी दे दी, 1,25,000 प्रोसेस में इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, और 1,00,000 और मैंने अनाउंसमेंट कर रखा है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इतनी नौकरियां संभवतः कोई राज्य में नहीं मिलती, सरकारी नौकरी। जहाँ तक गैर सरकारी नौकरी की बात है, उसी लिए इन्वेस्ट राजस्थान किया गया। हालांकि एमओयू तो है 11 लाख करोड़ के, पर हम जानते हैं गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात के हो चुका है मोदी जी के शासन के अंदर भी, तो सब इन्वेस्टमेंट आता नहीं है, 50% भी नहीं आता है, उससे कम आता है। हम प्रयास करते हैं कि अभी जो माहौल बनाया हम लोगों ने, उसके कारण काफी संभावना बढ़ेगी। उसमें 2-3 बातें और है। एमएसएमई सरकार बनती है, एक्ट बना दिया, असेंबली के 5 साल पहले, 3 साल था, 5 साल तक सरकार पर कोई नहीं आए बगैर सब फॉर्मेलिटी होगी उसकी, और इंडस्ट्री लगा सकता है, माइक्रो मीडियम जो भी है, वो हमने किया है, वो बड़ा काम था। गहलोत जी, ये अरे भाई बात तो पूरी करना। ओपीएस को लेकर के तो ये जो है, इस प्रकार से कई जो है हम लोग ऐसा माहौल बनाना चाहिए। टूरिज्म सेक्टर है, अब ये सेक्टर इंटरेस्ट की बात है, आप मेरे को करता होगा। टूरिज्म सेक्टर को आजादी के बाद में पहली बार एक बड़ा फैसला हमने किया है। जब मैं केंद्रीय मंत्री था इंदिरा जी के साथ में और राजीव जी के साथ में 83, 84, 85 में, तब भी मैं मांग करता था कि टूरिज्म को दर्जा मिले, इंडस्ट्री का दर्जा मिले। बिजली में, पानी में, टैक्सेज में, सब में छूट मिल जाती है। अभी वो मेरे हाथ से लिखा था 35 साल बाद में। अब हमने राजस्थान में टूरिज्म को दे दिया दर्जा, इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट और होटलियर्स, आप मेरे में सबको निवेदन करूंगा, कोई बात कर लीजिए इन लोगों से, तीनों वर्गों से या टूरिज्म डिपार्टमेंट लोगों से, वो कहेंगे इतना बड़ा जम मिलेगा इसे आने वाले वक्त के अंदर, इतनी कहीं लगेगी टूरिज्म प्राइवेट सेक्टर के अंदर, रोजगार उपलब्ध होगा। ये बहुत बड़ा काम हुआ है, ये कम काम नहीं हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। होटलियर ने तो 15-15 लाख, 20-20 लाख पर मंथ का फायदा हो गया है। बड़ी होटलों को, छोटी होटलों को भी 5 लाख 7 लाख का फायदा पर मंथ हुआ होगा। कोरोना में बर्बाद हो गए थे लोग, बंद पड़ी थी होटलें। होटलें जब पूरा देश ही लॉकडाउन में था तो होटलें बंद पड़ी रही थी, कई तो परमानेंट बंद हो गई, अब बिक गई। उनको रिलीफ मिलना प्रति माह 5 लाख, 10 लाख, 25, एक होटल का 30 लाख का मुझे फायदा हो रहा पर मंथ का। कहना मतलब ये बड़ा सेक्टर का मैंने निर्णय किया। आपसे मैं निवेदन करूंगा, कृपा करके आप जिस सेक्टर में हो उसमें आप लोग जो बाल की खाल निकालो हमारी, हमें मतलब मजा आएगा। कुछ कमी बताओगे तो बिना पढ़े लिखे ही कोई, कई लोग मैं देखता हूं तथ्य ही गलत है और न्यूज बन जाती है, उससे मजा नहीं आता हम लोगों को। हम तो मजा आता है जब आलोचना सुनते हैं, सच्ची आलोचना सुनते हैं तो हम उसको ठीक कर लेते हैं। डेमोक्रेसी है, जितनी आप आलोचना करोगे, कमियां बताओगे, मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसके नंबर बढ़ाऊंगा। वो पत्रकार को मैं अपनी तरफ नंबर देता हूँ मन में, अच्छा, वो बढ़ा दूंगा मैं थोड़ा और, तो ये बिल्कुल ठीक है। गहलोत जी, ये ओपीएस और एनपीएस को लेकर के एक बहुत टकराव होने वाला है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में। ओपीएस कांग्रेस शासित राज्यों ने लागू किया है, एक पंजाब भी लागू किया है, लेकिन पैसा आप भी जानते हैं जो पीएफ का पैसा केंद्र सरकार के खाते में जाता है, तो उस पैसे को लेकर इसको कैसे आप केंद्र सरकार के गए? अब बैठे देखिए, एक बात मालूम होना चाहिए, पेंशन जो है, पेंशन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविजन मुझे अभी मैं नहीं बता सकता आपको, उसके अंतर्गत पेंशन निश्चित करने का काम स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजन में है। ये अभी पता नहीं, लोगों को पता नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। पेंशन फिक्स करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। अभी मंगा बता दूंगा आपको कि
क्या सेक्शन उसका। इसलिए हम कोई, देखिए आप संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय निर्धारित थे, तो आपको मालूम है, मुझे मालूम है। आर्टिकल 246 राज्यों को राज्य सूची के विषय पर फैसले लेने का अधिकार देता है, ठीक है। ये हम आपको देंगे मेरे ख्याल। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का बिंदु संख्या 42 स्पष्ट कहता है कि स्टेट पेंशन जो राज्य की समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड से दी जाएगी, उन पर राज्य का कानून बनाने का अधिकार है। अब तो क्या बताइए, स्थिति है, समझ गए आप। अब बात रही है मुख्यमंत्री जी, अब कहाँ का, एक बात पूरी होने दो बात। तो ओपीएस का जो मामला है, ओपीएस में भारत सरकार के पास जो पैसा जमा है, आप उसका क्वेश्चन पूछना नहीं था आपको, क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया आपने। चलो बैठो भाई, बैठ जाओ। ओपीएस जो है उसके अंदर जो पैसा ऑलरेडी जमा हमारा है कर्मचारियों का और स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों की हिस्सेदारी जमा होती है। एक ट्रस्ट बना हुआ भारत सरकार में, वो ट्रस्ट का पैसा जमा होगा वो म्यूचुअल फंड में, और जो शेयर मार्केट जो मैंने कहा आपको, उस पर जो हमारा हिस्सा अभी तक जमा था वो उनसे मांग रहे हैं हम लोग कि जब हम आपसे अलग निकल रहे हैं, एनपीएस ओपीएस में आ रहे हैं, तो पहले वापस लौटाइए आप कर्मचारियों को स्टेट गवर्नमेंट का। उन्होंने उसको मना किया है, ठीक है ना। वो लड़ाई हमारा लड़ेंगे उनसे लेने वाली। पर इतना मैं कह देता हूँ, ओपीएस जो हमने फैसला किया है वो हमारा कायम रहेगा, कायम रहेगा। उसको हम कर्मचारी को देना शुरू कर दिया, हमने लागू कर दिया। हिमाचल चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दिया कि खाली राजस्थान सरकार ने घोषणा करी है, लागू नहीं किया है। तो मैं गया शिमला, वहां पर प्रेस मित्रों से बात की आपकी तरह, मैंने समझाया अभी तक करीब 400 है, मुझे याद नहीं फिगर, लोगों को मिल चुका उसका लाभ। जो लोग लेट सर्विस में आए, एज ज्यादा थी, कुछ भी था, उनको हमने देना शुरू कर दिया, राजस्थान को देना शुरू कर दिया है। तो ये जो अफवाह फैलाएंगे या कुछ कर रहे हैं, कोई नहीं है, हमने लागू किया। 4 राज्यों ने लागू कर दिया है, लागू कर दिया मतलब घोषणा कर दी है, छत्तीसगढ़ ने, झारखंड ने और पंजाब ने। और मैं मानता हूं और राज्यों को करना चाहिए। मेरी इस मौके पर 4 साल हुए, हमारे लिए मुबारक मौका है। इस मुबारक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फिर आग्रह करना चाहूंगा। हालांकि मुझे मालूम है कि वो ओपीएस के पक्ष में नहीं है। मुझे ऐसे मालूम पड़ा ऑफ द रिकॉर्ड कि हिमाचल के मुख्यमंत्री, वहां के पीसीसी प्रेसिडेंट ने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाए जाकर दिल्ली के अंदर, हम चुनाव हार जाएंगे अगर आपने ओपीएस लागू नहीं करने दी हमें। उनकी एक बात नहीं सुनी गई हाईकमांड, बीजेपी का हाईकमांड ने। मेरे ख्याल हो सकता है उसमें प्राइम मिनिस्टर नड्डा साहब या अमित शाह जो भी उनके करता होंगे, उनकी एक बात नहीं सुनी, ठीक है। चुनाव हारे, सेकंड डे एनके सिंह साहब का स्टेटमेंट आ गया। हिमाचल चुनाव हारते ही नेक्स्ट डे स्टेटमेंट आ गया उनका कि बहुत गलत हो रहा है, पता नहीं क्या क्या बोले वो। हम यहाँ लागू किया, हमने लागू रखेंगे हम इसको, और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो डेमोक्रेटिक वे से जो हमारा अधिकार है, संघीय ढांचे में केंद्र के अधिकार अलग है, हमारा अधिकार अलग है। मैंने आपको बता दिया, अलग अलग सूची बनी हुई है, उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है पेंशन तय करने का। हम उस पर आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, सर आपकी 2 घोषणाएं जो अभी है, जिनका सभी को इंतजार है। एक तो आप महिलाओं को जो मोबाइल बांटने की स्कीम्स है, ओह गॉड, ये बोलूं सर? 2 स्कीम्स है। अरे आप तो बोलो भाई, राहुल गांधी आपके क्वेश्चन से ही बहुत इम्प्रेस हुआ होगा मेरे ख्याल से। शुक्रिया I have a question. अशोक जी, I have a question. आप जी बोलिए बोलिए अब। सर 2 घोषणाएं, एक तो महिलाओं को मोबाइल बांटने की स्कीम है, अभी उसका स्टेटस क्या है, कहां पर वो अटकी हुई है और कब तक आप शुरुआत कर देंगे? और नए जिले क्या आप बनाने जा रहे हैं, कितने जिले बनाने जा रहे हो और कब तक? क्या नए जिले?
ओके, अभी आप इंतजार कीजिए, बजट आएगा उसके पहले आप मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो उचित नहीं है। और मोबाइल फोन जो है इसमें वो बहुत बड़ा काम है। देखिए 1,35,00,000 परिवारों तक पहुंचने की बात है। मोबाइल फोन की कंपनी अलग अपने तरीके से चलती है। हम पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है उसको सोच करके, पब्लिक पहले पब्लिक का होता है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जल्दबाजी उस पर नहीं कर रहे हैं। आप बताइए। सर, इस साल कोटा में जो स्टूडेंट सुसाइड हुए हैं करीब 14 का नंबर हो गया है, और बीच में ये बात थी कि आपकी सरकार एक एक्ट लाएगी सो दैट ये जिस तरह से सुसाइड्स होते हैं जिसमें वेदर इट्स द कोचिंग इंडस्ट्री या पीजी है या हॉस्टल है, तो उसमें आई एम श्योर आप चिंतित हुए होंगे उसको सुनकर। तो क्या मंशा है सरकार की कोचिंग इंडस्ट्री पे, कोचिंग के लिए? स्टूडेंट सुसाइड्स जो हुए हैं कोटा में अभी? देख, एक बार बताएं कि ये जो सुसाइड हो रहा है उसकी स्टडी करने की जरूरत है। पहली बात तो वो हमें वहाँ के जो कोचिंग क्लासेस के मालिक लोग हैं या पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स के, वो इस पे प्रकाश डाल सकते हैं। हम आपकी भावना समझ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि सुसाइड करना किसे कहता, अभी 5-7 दिन पहले एक सुसाइड और हो गया वहाँ पे। तो हम इस पे बहुत चिंतित हैं और कमेटी बनाई हुई है पहले से ही, उसको हम कहेंगे एक्सपीडिएट करें लो इसको, ठीक है? सर, राजस्थान में अगले साल चुनाव होना है। आप अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सर इम्पोर्टेंटली इम्प्लीमेंटेशन एक इशू रहता है, और दूसरा ये योजनाएं जैसे रंधावा जी कह रहे थे जनता तक भी पहुंचे। तो ऐसा कोई इंटरनल मैकेनिज्म डेवलप करेंगे ताकि फीडबैक मिले सरकार को कि सरकार इतनी जो फ्लैगशिप योजनाएं लाई है, खासतौर पे कुछ ऐसी योजनाएं जिसकी देश में चर्चा हो रही है, उनका फीडबैक्स क्या है? दूसरा सर, एकजुटता के साथ सरकार और संगठन जनता तक वो योजनाएं पहुंचा पाए, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? आखिरी सवाल सर, बजट कब तक ला रहे हैं? चर्चा है कि ड्रीम बजट आपका जो है जल्दी आने वाला है। जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसका लाभ जनता तक कैसे मिले, इसमें हम सबको सकारात्मक भूमिका निभानी पड़ेगी। तो मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि 26 जनवरी से हम हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू करेंगे, और जिसमें प्रत्येक बूथ के ऊपर, प्रत्येक विलेज में, प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक जिले में और राज्य स्तर के ऊपर कार्यकर्ताओं के साथ में हम जाएंगे। हमारी सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उनके पर्चे बांटेंगे, लोगों को बताएंगे। अगर किसी योजना का लाभ किसी को नहीं मिल रहा है तो उसको कारण को खोजेंगे, और हम सब मिलकर के सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ पूरी तरीके से लोगों को मिले, ये सुनिश्चित करेंगे। और आप पत्रकार बंधुओं से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी इसमें जो अच्छी योजनाएं हैं उसके बारे में ऐड का इंतजार नहीं करके जनहित में आप लोग इसको भी प्रचार प्रसारित करें, जिससे मौके मौके के ऊपर लोगों तक बात पहुंचे और उसका लाभ आम जनता को मिले। एक बात मैं क्या ये बात समाप्त करूंगा, इस ERCP जो है उसमें आपके जो मंत्री राजस्थान के हैं वो फिर गुमराह करने लग गए हैं। जैसे ही राहुल गांधी जी ने वहाँ पर माधोपुर में बॉर्डर पर इस बात को उठाया, ERCP को उठाया, और सेकेंड डे उनका स्टेटमेंट आ गया मीटिंग करके। ये उनको गुमराह नहीं करना चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर खुद बोल चुके हैं राजस्थान के अंदर, वसुंधरा जी के और मंत्री जी के क्या संबंध है वो तो वो जाने, परंतु ऐसे मामलों में आपस में मनमुटाव भी है तो वो पब्लिक क्यों भुगते उसके लिए? मैं समझता हूँ क्योंकि वसुंधरा जी की योजना शुरू की गई थी और ये पोर्टफोलियो उनको बाद में मिला है, लगता है मुझे वो मतलब उसलिए अड़चन पैदा कर रहे होंगे। तो अकारण ही इस प्रकार 13 जिले किसे कहते, 2 लाख